नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। इससे पहले चतुर्थ सेमेस्टर 2021 के जो पेपर हो रहे हैं फरवरी माह में, उसमें हमने मैथ का पेपर का सॉल्यूशन देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, जहां पर अभी तक के जितने भी पेपर 2021 फरवरी के चतुर्थ सेमेस्टर के हो चुके हैं, एक साथ आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया? जॉन निकोलसन, हडसन, कैम्बलिन या फिर हेवलॉक? तो चार ऑप्शन में से ये पेपर अलग व्यक्ति ने भेजा है, वो अलग भेजा है, तो दोनों में जो क्लियर होगा उसी को हम लेकर सॉल्व करते चलेंगे। तो आंसर की बात करते हैं, आपका दूसरा वाला ऑप्शन हडसन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से जो है वो गिरफ्तार किया था। तो ये ब्रिटिश सेना नायक हडसन उनका नाम था। दूसरा प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, झांसी, ग्वालियर, कानपुर या वाराणसी। झांसी की रानी से जो लोग झांसी लगा कर आए हैं वो गलत करके आए हैं, क्योंकि ग्वालियर आपका बिल्कुल सही होगा। ग्वालियर में इनकी जो है वो समाधि है। और यही प्रश्न थोड़ा और जब डिटेल में पूछा रहता है तो ऑप्शन में ये ग्वालियर नहीं लिखा रहता है, वहां पर फूल बाग लिखा रहता है। तो इस चीज को भी याद रखिए कि ग्वालियर के अंतर्गत फूल बाग जो है वहां पर जो है स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और आप सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसमें इनका प्रमुख रोल था। तीसरा प्रश्न था 1899 ईस्वी में पुणे में विंडो होम की स्थापना किसने किया था? चार नाम है। पहला नाम है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है महादेव गोविंद रनाडे, तीसरा है केशव चंद्र और चौथा है डी के कर्वे। तो इन चारों ऑप्शन में जो चौथा वाला है डी के कर्वे, ये आपका सही होगा। यहाँ पर जो डी है इसका मतलब है ढोंडो। सारी चीजें रफ कर देते हैं पहले ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। ठीक है, जो यहाँ पर डी है इसका मतलब होता है ढोंडो, और जो के है इसका मतलब होता है केशव, और कर्वे मतलब कर्वे ही रहता है। तो पूरा नाम इनका क्या है? धोंडो केशव कर्वे। इनका जन्म हुआ था 1858 में और मृत्यु 1962 में पुणे में ही हुई थी, जहां पर इन्होंने विंडो होम की स्थापना की थी। अगला देखते हैं चौथा। चौथा प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? जो मैंने चार वीडियो कराए थे, कहा था पूरा कोर्स यहीं से आएगा, उसी में ही सारी चीजें आपकी आई थी। ये सब मैंने बताया था कि प्रयागराज और जयपुर तो बिल्कुल नहीं होगा। मुंबई और लाहौर में जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना है वो बम्बई में जो है वो की थी। तो आपका आंसर यहाँ पर मुंबई जो है वो बिल्कुल सही होगा। और बाद में इसका स्थानांतरण लाहौर में किया गया था, पर प्रश्न स्थापना पूछ रहा है ना, तो बम्बई आपका मुंबई जो है वो सही हो जाएगा। बम्बई पहले नाम होता था, मुंबई अब होता है, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार नाम थे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला देखते हैं छठा। छठा प्रश्न है गदर पार्टी का संस्थापक जो है वो कौन था? ये सब बहुविकल्पी, कल जो मैराथन चली मेरी 2 घंटा के ऊपर से सब प्रश्न वही से आए हैं। लाला हरदयाल आपका बिल्कुल सही होगा, गदर पार्टी के संस्थापक जो है यही थे। सातवां प्रश्न था हिंदी स्वराज का लेखक कौन है? और चार ऑप्शन थे लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष। तो महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी स्वराज के लेखक। आठवां प्रश्न काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? मैंने फास्ट रिवीजन में आपको वही वही नाम बताए थे जिनको फांसी दी गई थी। उनमें मैंने राम प्रसाद बिस्मिल का भी बताया था, अशफाक उल्लाह खां का भी बताया था, राजेंद्र लाहिड़ी का भी बताया था, और साथ ही साथ रोशन सिंह का भी बताया था। यही चार नाम मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा, क्योंकि सबसे चर्चित है, कोई प्रश्न आता है इन्हीं से आता है। तो पूछा गया किसे फांसी नहीं दी गई, तो मनमत नाथ को फांसी नहीं दी गई, तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नवा प्रश्न था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो चार ऑप्शन है 1942, 44, 45 या 46। तो आपका 1946 ईस्वी में जो है वो आया था, 24 मार्च 1946 को।
अगला है, यह तो आपके में था प्रश्न कि क्यों आया था, वो तक मैंने बताया था। 10वां प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं? तो प्रश्न आपका था काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन में देखिए, कोयला, जली लकड़ी, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद और लोहा, इस टाइप से दे रखा है। अब इस प्रश्न में दो आंसर सही हो सकते हैं। पहला तो काला सोना कोयला को भी कहा जाता है, और दूसरा पेट्रोलियम को भी कहा जाता है। पर कोयले में ऑप्शन में केवल कोयला दिया गया है, पर पेट्रोलियम में इससे बने उत्पादों को भी रखा गया है, जबकि काला सोना केवल और केवल पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि पीएनपी चाहे तो कोयला को आंसर सही मान सकती है, या फिर पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। और ज्यादा सही होने के चांसेस किसके हैं? वो पेट्रोलियम के हैं, क्योंकि पेट्रोलियम को ही आपका काला सोना कहा जाता है। कोयला तो कहा जाने लगा है, पर मेन पेट्रोलियम को ही कहा जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11। बहुत ही बेहतरीन, यही क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी रखा था, यही क्वेश्चन के संदर्भ में मैंने सारी जानकारी भी आपको दी थी, और किस्मत से यही क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी रखा था। मैं आपको दिखाता भी हूं वो मॉडल पेपर। तो ये है आपका मॉडल पेपर, जिसमें 15 बहुविकल्पी रखे थे हमने। इसमें 15 बहुविकल्पी में 10वां वाला प्रश्न देखिए क्या आया था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। और यही सेम प्रश्न आपका यहाँ 11 नंबर में पूछा गया, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई या कोयम्बटूर। और यहाँ पर ऑप्शन मैंने अपने आप से टाइप किए थे, कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली या लखनऊ। तो आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा? मैंने क्लियर तरीके से बताया था कि जो अहमदाबाद है वो आपका सही होगा। मैंने आपको बताया था भारत के अंतर्गत जो गुजरात आपका राज्य है, इसके अंतर्गत जो अहमदाबाद है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। सभी ऑप्शन मैंने क्लियर किए थे, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीजें जानना इसलिए भी जरूरी, क्योंकि केवल डीएलएड पास करना आपका मात्र लक्ष्य नहीं है। अभी आपको शिक्षक बनना है, यूपी टेट, सुपर टेट, बहुत से चरणों से गुजरना है। तो जानकारी को अपने दिमाग में समेटते हुए चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? मैंने क्या कहा था, जनगणना से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। चार ऑप्शन थे, 15, 20, 24 या 29। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 29वें स्थान पर यूपी का नंबर जो है वो आता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज्यादा साक्षरता केरल राज्य में है, 93.91%। 13 प्रश्न आपका था कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा। तो बात करते हैं आंसर की। आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से दूसरा वाला ऑप्शन अरावली जो है वो बिल्कुल सही होगा। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो कि गोंडवाना लैंड जो है उसका अस्तित्व है, उसके अंतर्गत आती है, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत। और संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है। 14 प्रश्न है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे जो है वो लिए जाते हैं? तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है वो होता है 6 माह से लेकर के 3 वर्ष तक की उम्र में। उस आधार पर अगर आप देखें तो स्तर मापने के लिए जो बच्चे लिए जाएंगे वो 0 से 5 वर्ष तक के लिए जाते हैं। और ये क्लियर नहीं, मैं आधार पे आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है, जो 6 माह है उससे लेकर के 3 वर्ष तक की अवधि के जो बच्चे होते हैं, कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा इनमें ही होती है, सबसे ज्यादा प्रतिशत इन्हीं में होता है। उसी आधार पर स्तर मापने के लिए बच्चे भी स्टार्टिंग जो एज है उसी के लिए जाते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट बहुविकल्पीय है, जो कि है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? यूनिफेम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है संयुक्त राष्ट्र सरकारें और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं और जेंडर संबंधी जो समानता है उसको बढ़ावा देना। तो इस प्रकार की चीजें कृषि में तो बिल्कुल बात नहीं की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बिल्कुल नहीं हो रही है, पर्यावरण संरक्षण में भी नहीं हो रही। बचा तीसरा ऑप्शन, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, क्योंकि मैंने क्या कहा, जेंडर संबंधी समानता को भी बढ़ावा देता है। उस आधार पर आप समझ गए, तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बहुविकल्पी हमारे समाप्त हुए। बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाती है, एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है। आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि
स्वाधीनता संग्राम जो 1857 का हुआ था उसके समय गवर्नर जनरल थे। 17 प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? तो वी.डी. सावरकर थे, उनकी पुस्तक थी वी.डी. सावरकर। इनकी पुस्तक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है वो पुस्तक का नाम था, जो कि वी.डी. सावरकर की पुस्तक थी और 1909 में जो है वो प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना गया है। और प्रश्न में पूछा गया था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब, उसके रूप में भी ये जानी जाती है। रब करते हैं सारी चीजें, देखते हैं अगला प्रश्न। मैंने इसीलिए कल 2.5 घंटे तक वीडियो चलाया था, जिसमें सभी वन लाइनर और साथ ही बहुविकल्पी, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं सबका रोल होता है जो आपके नंबर बढ़ाते हैं। उसमें जिन्होंने देखा होगा उनको फायदा मिला होगा, बाकी जिन्होंने नहीं देखा होगा वो अपना समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा इसीलिए मैंने इन पर जोर दिया था। अगला प्रश्न था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। तो सर सैयद थे, उन्होंने जो है स्थापना की थी साइंटिफिक सोसाइटी की। और कब की थी? 1864 में जो है वो की थी। कहाँ की थी? अलीगढ़ में जो है वो की थी। और किस लिए की थी? तो मुस्लिम जो थे उनको पश्चिमी शिक्षा को अपनाने और मुस्लिमों के भी जो वैज्ञानिक मनोभाव है उसको विकसित करने, इन्हीं सबको लक्ष्य को रखते हुए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो मुस्लिम समाज से संबंधित मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वहां पर भी सर सैयद अहमद खां के बारे में आपको मैंने बताया था। अगला देखते हैं आपका 19 नंबर प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो है वो क्या था? तो बात करें आंसर की, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये सब प्रश्न आपको कल मैंने जो वन लाइनर कराए थे उनमें सब में आए थे। नरेंद्र नाथ दत्त इसका भी बताया था। और साथ ही साथ जो आपका आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, मूल संगर उनका नाम है, वो भी बहुत पूछा जाता है। अगला है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय। आंसर की बात करें तो मैंने बताया था बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न था 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित जो दिल्ली दरबार था उसमें इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ था? तो आपका 1877 से लेकर के 1911 के बीच टोटल 3 जो है वो दरबार आपके लगे थे, जिसमें से यहाँ पर जो बात की जा रही 1911 ईस्वी का दरबार, इसमें इंग्लैंड के जो सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, ये सम्मिलित हुए थे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 22 की चौरी चौरा कांड सम्मिलित किस आंदोलन के दौरान हुआ था? आप सभी को मैंने पूरी कहानी बताई थी कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी यह हुआ था। तो असहयोग आंदोलन आपका सही हो जाएगा। अगला, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? ये भी मैंने क्लियर तरीके से बताया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व के कर्ता के रूप में जो है वो भाग लिया था। और जो पहला था, उस जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें किसी ने या कोई प्रमुख नेता ऐसा नहीं था जिसने भाग लिया था, और तीसरा भी ऐसे था, पर दूसरा वाला आपका प्रमुख था। मैंने क्लियर तरीके बोला भी था कि इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी जिन्होंने भाग लिया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र, सेम यही प्रश्न मैंने आपका रखा था एमसीक्यू में, जो मॉडल पेपर बनाए थे वहां पर भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न। ये आपका देखिए 8वां नंबर प्रश्न था, मैंने बहुविकल्पी में रखा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर सही क्या था? 10 अस्थायी और 5 स्थायी। और प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया था। प्रश्न में आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? तो टोटल आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप यही कहेंगे कि टोटल आपके 15 होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया टोटल, ये स्थायी और अस्थायी करके नहीं पूछा गया। और जो मैंने प्रश्न रखा था उसमें अलग अलग तक मैंने बताया था, तो आप चाहे तो इसको और ज्यादा
डिटेल में बता सकते थे कि 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनके नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो वो भी आप इसमें बता सकते थे कि 5 स्थायी होते हैं, उनके नाम ही आपको याद होने चाहिए। एक आपका चाइना होता है, एक आपका फ्रांस होता है, एक आपका ग्रेट ब्रिटेन होता है, एक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, और एक आपका चीन हो गया, एक आपका फ्रांस हो गया, एक ग्रेट ब्रिटेन, एक संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक आपका रूस। ये आपके 5 होते हैं। अगला है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1995, और तारीख भी आप लिख सकते हैं 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न था आपका, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें, उनसे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो त्वचा संबंधी रोग होते हैं और त्वचा कैंसर भी होता है, तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख देंगे उसे सही माना जाएगा, त्वचा कैंसर या त्वचा संबंधी रोग। अगला है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है? तो आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर की जाती है। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा गया था 28 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? मैंने आपको क्लियर तरीके से बताया था 943 रेशियो 1000, और ये भी प्रश्न मैंने आपको मॉडल पेपर में भी इस टाइप का रखा था जिसमें 943 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 1000 है। अगला प्रश्न विटिकल्चर पूछा गया था, तो आपका ये अंगूर की खेती से संबंधित जो है वो होता है, अंगूर की खेती या कृषि कह लीजिए। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न अति लघु का, कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? सेम यही प्रश्न अभी जो मैंने आपको बहुविकल्पी दिखाए थे उसमें भी कराया था मैंने। दिखाता हूँ मॉडल पेपर। ये आपका मॉडल पेपर था। ये देखिए, अभी मैंने संयुक्त 8वां नंबर वाला प्रश्न दिखाया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वाला। उसी के ऊपर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर वाला क्या था? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए थे, बिल्कुल गलत नहीं करके आए होंगे आप। तो आपका सा वाला ऑप्शन सही था, यानी कि उत्तर पूर्वी जो है आपका सही होगा। तो देखिए मॉडल पेपर से कितने ज्यादा क्वेश्चन फंसे हैं। इसीलिए मॉडल पेपर जो मैं बनाता हूँ बहुत सोच समझ के, पिछले 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर देख के, कि चीजें कहीं ना कहीं कैसी पूछी जा रही हैं, कैसी पूछी जा सकती हैं, वो सभी आधार पर। देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, सब थ्योरी बेस्ड है। मैं आपको ऐसे प्रश्न बता देता हूँ कौन कौन से आए थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के 4 कारण पूछे गए थे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी छात्र चतुर्थ सेमेस्टर के हैं, ताकि सभी लोग अपना जो प्रश्न पत्र है उसको मिला ले। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न था, 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? ज्योतिबा फुले कौन थी? आपको याद है ज्योतिबा फुले से भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पेपर में भी रखा था, और साथ ही साथ फास्ट रिवीजन में भी बताया था। समाज सुधार के लिए इनके लिए किए गए कार्य, रोलेट एक्ट आपको पूरा कहानी तो मैंने बताई थी। असहयोग आंदोलन भी पूरा बताया था। मौसम और जलवायु में अंतर भी बताया था, यहाँ मौसम पूछा गया है। और भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम भी पूछे गए हैं। 37 प्रश्न था, पर्यावरण क्या है? 38 है। और पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? 38 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 1945 में हुई थी। इसके उद्देश्य पूछे गए थे। और कब हुई हुई में 24 अक्टूबर भी आप कह सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हुई थी। 39 बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? कारण लिखने थे। भारत किस महाद्वीप पर है? भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो सोशल साइंस के पेपर देखे हैं, इससे पहले के जितनी बार भी हुए हैं, तो बहुत कठिन पेपर आता था। ऐसी ऐसी चीजें उसमें पूछी जाती तो कहीं सुनी ना हो आपने। इस बार पेपर मैं कह सकता हूँ कि ठीक ठाक था, अच्छा था। केवल एक शैक्षिक प्रबंधन वाला था, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए थे बहुविकल्पी में जिनका कोई औचित्य नहीं था। बाकी इसमें रखे गए एक आधे प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल से हमेशा ही ऐड किए जाते हैं, बाकी ओवरऑल पेपर आपका सही है। तो कितने क्या आपके? अच्छा, साइड में ये आपका मॉडल पेपर लगा हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपको लास्ट वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल। 17 था 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब। 18 था साइंटिफिक सोसाइटी। अच्छा, ये देख लिया हमने। लघु उत्तरीय देखना था ना हमें। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के कारण।
क्योंकि जो वो लगाया था हमने उसी में लगाया था। उसके बाद 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज में कौन-कौन सी कुप्रथाएँ प्रचलित थी, ज्योतिबा फूले कौन थे, समाज सुधार के लिए इनके गए कार्य, रोलेट एक्ट क्या है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन, मौसम से क्या समझते हैं, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मौसम, उसके साथ-साथ पर्यावरण क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उद्देश्य, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और भारत किस महाद्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से इसलिए बोल दिए क्योंकि वो ऊपर से एक लेयर लगी हुई थी, वो जो मैंने आपको पेपर दिखाया था मॉडल पेपर वाला, इसलिए। तो यही था हमारे आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा पहला फास्ट रिवीजन होगा वो इंग्लिश का होगा, तो इसके जस्ट बाद आप इंग्लिश का फास्ट रिवीजन देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।